6 मार्च 2002 अकीरा नाम की एक जापानीज लड़की पुलिस स्टेशन आती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और वो इतनी मैलन्यूट्रिशन थी कि 17 साल की होने के बावजूद वो एक 8-9 साल की बच्ची लग रही थी। उस बच्ची ने ऑफिसर्स को हॉरिफिक इंसिडेंट्स के बारे में बताया, एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताया जो जापान के इतिहास पर एक कलंक बन के रह गया। ना जाने कितने सारे ब्रूटल मर्डर्स, टॉर्चर्स, कैनिबलिज्म और 5-6 साल की उम्र वाले बच्चों द्वारा किए गए ऐसे नीच काम जो आप सोच भी नहीं सकते। और इन सब के पीछे था एक मास्टरमाइंड, एक मास्टर मैनिपुलेटर जिसके किस्से इतने डिस्टर्बिंग थे कि जापानीज मीडिया ने भी उसे टीवी पे दिखाने से इनकार कर दिया। इस सीरियल किलर के लिए लोगों ने मर्डर्स किए, लड़कियों ने अपने हस्बैंड्स को छोड़ दिया, फैमिली मेंबर्स ने एक दूसरे को टॉर्चर किया और इवन एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्ट्स भी परफॉर्म किए। मैं हूं रायू कोल और आज का केस है जापानीज माइंड कंट्रोल किलर फुतोशी मात्सुनागा पर। जापान के क्यूशु आइलैंड पे बसा एक शहर फुकुओका, जो जाना जाता है अपने खूबसूरत टेम्पल्स के लिए, अपने बीचेस के लिए और अपने मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स के लिए। और यही शहर घर भी है सबसे बड़े याकुजा सिंडिकेट का। नो डाउट ये शहर दिखने में बहुत खूबसूरत है, पर इसी शहर में जन्म लिया था सबसे डेंजरस जापानीज सीरियल किलर ने। फुतोशी मात्सुनागा का जन्म 28 अप्रैल 1961 में हुआ था। ही वॉज ऑलवेज अ ब्राइट चाइल्ड। वो बहुत इंटेलिजेंट था। अपने स्कूल टेस्ट में वो हमेशा अच्छे नंबर लाता। वो एकेडमिकली तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा था, प्लस उसकी सोशल स्किल्स भी बहुत अच्छी थी। वो अपने स्कूल के सबसे हैंडसम लड़कों में से एक था और उसके साथ साथ उसे बात करने का भी ढंग था। वो बड़ी आसानी से सबको अपना दोस्त बना लेता। एक छोटी सी उम्र में भी वो इस तरीके से बात करता कि उसकी उम्र के बच्चे और इवन बड़े उसकी सारी बातें मान लेते और वो हमेशा अपनी मर्जी करता। आई मीन बचपन से ही वॉज गुड लुकिंग, ही न्यू हाउ टू टॉक, ही न्यू हाउ टू परसुएड पीपल एंड दैट इज अ लीथल कॉम्बिनेशन। एक ऐसी क्लास में जहां ज्यादातर बच्चे शाय थे, ही वॉज एन एक्सट्रोवर्ट, ही वॉज कैरिज्मेटिक। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो बड़ी आसानी से किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर लेता और वो अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी को सिर्फ गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए यूज नहीं करता। वो अपने दोस्तों को मैनिपुलेट करता उसे पैसे देने के लिए, एंड इट वर्कड। दूसरों से पैसे निकलवाना फुतोशी ने छोटी सी उम्र में ही सीख लिया था और शायद यही शुरुआत थी उसके आने वाले फ्रॉड्स की। फुतोशी के अच्छे मार्क्स तो जरूर आते थे, पर उसकी कभी भी अपनी टीचर से बनी नहीं। वो खुद को बहुत स्मार्ट समझता था और उसे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता। जब भी टीचर्स उसे डांटने की या समझाने की कोशिश करते वो उन्हें उल्टा जवाब देता और उनके साथ बहस करने लग जाता। बचपन में तो टीचर्स ने सोचा कि बच्चा है, थोड़ी शैतानी करता है, थोड़ा सा गुस्सैल है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक साइकोपैथ छुपा है जो आगे जाकर कई जिंदगियां बर्बाद करने वाला था। जब फुतोशी सिर्फ 19 साल का था तो उसने शादी कर ली और उसकी वाइफ के साथ उसका एक बच्चा भी था। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, पर इवेंचुअली फुतोशी का असली कैरेक्टर बाहर आ ही गया। शादीशुदा होने के बावजूद उसके कई अफेयर्स चल रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका 10 अलग अलग लड़कियों के साथ अफेयर था। और फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आई जिसका इस पूरे केस में एक अहम हिस्सा है। अक्टूबर 1983 में वो मिला जंको ओगाता से। जंको और फुतोशी सेम हाई स्कूल में पढ़ते थे, पर स्कूल में वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। जंको एक वेल्दी फैमिली से थी, उसका नेचर बहुत अच्छा था, वो ज्यादा बात नहीं करती थी। शी वॉज रियली काइंड एंड केयरिंग। वो एक किंडरगार्टन टीचर थी। आपको जानकर हैरानी होगी, ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि इतनी इनोसेंट सी लड़की, इतनी सिंपल सी लड़की आगे जाकर बहुत डिस्टर्बिंग चीजें करने वाली थी। उन दोनों की रिलेशनशिप शुरू हुई जब फुतोशी एक दिन अपने हाई स्कूल की फोटो एल्बम देख रहा था और उसमें उसने जंको की एक तस्वीर देखी और फैसला किया उससे बात करने का। ऐसे इतने सालों बाद आपके स्कूल का कोई रैंडम लड़का आज आउट ऑफ नोवेयर आपको रैंडमली परस्यू कर रहा है। आई मीन ऑब्वियसली ये जंको के लिए बहुत अजीब था। शुरुआत में जंको फेल्ट प्रेशराइज्ड बाय फुतोशी। ही वाज ट्राइंग टू हार्ड, समटाइम्स पुशिंग इट, बट एज वी ऑल नो फुतोशी वाज अ मास्टर मैनिपुलेटर। तो वो इवेंचुअली उसकी बातों में आ गई और उन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। जंको एक सिंपल सी सीधी सादी लड़की थी। वो पहले कभी किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं रही थी, तो फुतोशी के लिए उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया था, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। और जब वो दोनों एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए जहां पर फुतोशी ने जंको को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, तब वो जंको को बहुत बुरा ट्रीट करने लगा। वो जंको पर बेवजह इल्जाम लगाता रहता कि वो उस पर चीट कर रही है। इट्स आयरोनिक कि वो जंको अपनी मिस्ट्रेस को चीटर बोल रहा था, जबकि वो खुद चीट कर रहा था अपनी
वाइफ पे, जंको के साथ। उसने बेचारी जंको को अब मारना शुरू कर दिया था। वो जंको को घुटनों के बल बैठाता, अपने पैरों पर खाना रखता और फिर वो उसे फोर्स करता कि वो उसके डिस्गस्टिंग पैरों से वो खाना खाए। इसके अलावा उसने फोर्सफुली जंको की चेस्ट और जंको की थाइज पर अपना नाम टैटू करवाया था। एंड ही गॉट सम काइंड ऑफ सिक सेक्सुअल थ्रिल फ्रॉम दैट। इतने अब्यूज के बाद भी फॉर सम रीजन जंको उस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रही थी। वो हमेशा जंको को कहता कि वो एक दिन अपनी वाइफ को छोड़ देगा और उससे शादी करेगा। फुतोशी सिर्फ जंको को ही अब्यूज नहीं करता था, वो अपनी वाइफ को भी टॉर्चर करता था। एक दिन उसने अपने घर पर पार्टी रखी और उसने उन लड़कियों को बुलाया जिनके साथ उसका अफेयर था। उन लड़कियों में से एक जंको भी थी। इतनी डिसरिस्पेक्ट और अब्यूज के बाद फुतोशी की वाइफ की अब बस हो गई थी और एक दिन वो अपने बच्चों को लेकर भाग गई। फुतोशी ने पूरी कोशिश की अपनी वाइफ और बच्चों को ढूंढने की, पर वो उसे कहीं नहीं मिले। कुछ समय बाद उसकी वाइफ ने डाइवोर्स फाइल कर दिया। 1984 में फुतोशी ने फाइनली जंको को प्रपोज किया। जंको की हाँ थी, पर जंको की फैमिली को फुतोशी बिल्कुल पसंद नहीं था। जंको की मॉम शुजुमी को पता था कि फुतोशी अब्यूसिव है और उनकी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने फुतोशी को पैसे भी ऑफर किए थे ताकि वो जंको को छोड़ दे, पर वो नहीं माना। जंको की मॉम शुजुमी की जिद थी कि वो उन दोनों की शादी के लिए कभी नहीं मानेगी, तो इस बात से फुतोशी फ्रस्ट्रेट हो गया। तो एक दिन वो जबरदस्ती जंको के घर में घुस गया और उसने उसकी मॉम शुजुमी को सेक्सुअली वॉयलेट किया, उनका रेप किया। अब इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद आप ऑब्वियसली सोचोगे कि जंको उसे फाइनली छोड़ देगी, पर नहीं। फुतोशी ने जंको को कहा कि उसकी मॉम ने उसे पहले सेड्यूस किया था और समहाउ उसने जंको को मना लिया कि उसकी मॉम शुजुमी की गलती थी। लंबे समय के रिलेशनशिप और अब्यूज के बाद जंको अब पूरी तरह से फुतोशी के वश में थी। फुतोशी ने उसे कन्विंस कर लिया था अपनी फैमिली को छोड़कर उसके साथ शिफ्ट हो जाने के लिए। हमेशा की तरह फुतोशी जो चाहता था उसे मिल गया और इस बार उसे मिली एक ऐसी पार्टनर जो आने वाले सारे हॉरिबल क्राइम्स में उसका साथ देगी। 1985 में फुतोशी ने एक बिल्डिंग खरीदी जहां पर उसने अपना एक एंटीक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम था द वर्ल्ड। फुतोशी का बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, पर वो अपने एम्प्लॉयज को बहुत बुरा ट्रीट करता। वो धीरे से अपने एम्प्लॉयज के पीछे जाता, जोर से चिल्लाता और फिर अपनी स्टन गन से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देता और उसे ये करके अपने एम्प्लॉयज को टॉर्चर करके बड़ा मजा आता। वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने बिजनेस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता था और वो इसीलिए क्योंकि एक्चुअली में उसे काम करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ 24 साल की उम्र में ही उसने $2.2 मिलियन इकट्ठे कर लिए थे, पर उसने इतने सारे पैसे कमाए कैसे? वो लंबे समय तक वहां के लोगों के साथ फ्रॉड्स कर रहा था, उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। वो बहुत क्रिएटिव था। वो नई नई आइडेंटिटीज के साथ लोगों को अप्रोच करता और उन्हें स्कैम करता। वो बड़ी आसानी से लोगों को बेवकूफ बना देता। स्कैम करना उसके बाएं हाथ का खेल था। हमारे इंडियन स्कैम कॉल सेंटर्स को उससे सीखना चाहिए। एनीवेज, तो 1992 में पुलिस ने फाइनली जंको और फुतोशी के क्राइम्स को नोटिस किया और वो जापान की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गए। पुलिस से बचने के लिए वो दोनों अपने अपार्टमेंट से भाग गए और कोकुरा किताकू नाम की एक जगह पर शिफ्ट हो गए और वहां वो हाशिमोतो फैमिली के नाम से रहने लगे। वैसे फुतोशी के लिए पुलिस वाले कोई बड़ा खतरा नहीं थे। उसने तो कई बार याकुजा को भी चीट किया था, तो उस समय उसे याकुजा भी ढूंढ नहीं पा रही थी, तो पुलिस ऑफिसर्स वर नॉट अ थ्रेट। प्लस फुतोशी इतना इगोटिस्टिक था कि उसे लगता था कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया तो वो अपनी बातों से, अपने चार्म से उन्हें बेवकूफ बनाकर वहां से निकल जाएगा। अभी तक फुतोशी ने बहुत बुरी चीजें की थी जिसके लिए उसे जेल में होना चाहिए, बट यू विल बी शॉक्ड जब मैं आपको बताऊंगा कि ये तो कुछ भी नहीं था। अब वो इतने हॉरिबल क्राइम्स करने वाला था जो उसे जापान का सबसे हॉरिफिक कोल्ड ब्लडेड किलर बना देगा। अप्रैल 1993 में फुतोशी एक औरत से मिला, एक औरत जो शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे थे। फुतोशी ने उससे कहा कि वो बहुत अमीर है, सिंगल है और अपनी बहन के साथ रहता है। उसने जंको को अपनी बहन बताया। धीरे धीरे उसने उस औरत को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और उसे कन्विंस कर लिया कि वो अपने हस्बैंड को छोड़कर उसके साथ भाग जाए। तो वो औरत अपने 3 बच्चों को लेकर फुतोशी के साथ भाग गई और 3 महीने बाद उन 3 बच्चों में से एक बच्चे की मिस्टीरियसली डेथ हो गई। उसकी रिपोर्ट में था कि कोई अनडिस्क्लोज्ड मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से उस बच्चे की मौत हुई। पर आगे जो होने वाला था वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं ये मर्डर फुतोशी ने तो नहीं किया। इसके बाद उन 2 बच्चों को उनके फादर के साथ रहने के लिए भेज दिया एंड शॉकिंगली मार्च 1994 में उस औरत की भी मौत हो गई, अगेन अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया कि उसने अपनी जान खुद ली है और मरने से पहले उसने अपने फीसिस कंज्यूम किए हैं।
अगेन वो इतना घिनौना काम खुद क्यों करेगी। बाद में पता चला कि उनके इस 11 महीने के रिलेशनशिप में फुतोशी ने उस औरत से $1,45,000 निकलवाए थे। उस औरत की मौत के बाद पुलिस को पता चला कि वो रेगुलरली किसी को पैसे भेज रही थी, और जब सारे क्लूज उन्हें फुतोशी की तरफ ले गए तो फुतोशी ने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो कोई सॉलिड प्रूफ ना होने की वजह से उन्हें फुतोशी को छोड़ना पड़ा, और ये कभी साबित नहीं हो पाया कि फुतोशी उस औरत और उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार था। पर काफी लोगों का मानना है कि ये फुतोशी के पहले मर्डर्स थे। यहाँ उसे वो लत लगी जो अब रुकने वाली नहीं थी। अपने छोटे मोटे क्राइम्स और मर्डर्स करने के बावजूद बच जाने की वजह से अब अंडरवर्ल्ड में भी फुतोशी का नाम बनने लगा था। पर अब उसके पैसे खत्म होने वाले थे, तो वो अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ा, और उनका अगला टारगेट था कुमियो तोरिया और कुमियो की बेटी, जिसका नाम कभी पब्लिक नहीं किया गया, तो उसे हम अकीरा बुलाएंगे। फुतोशी ने कुमियो से दोस्ती कर ली और वो अक्सर अपने काम के बाद मिलते, साथ में खाना खाने और ड्रिंक करने के लिए। इस दौरान उसने कुमियो का भरोसा जीत लिया था, तो कुमियो को लगने लगा कि फुतोशी उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तो एक दिन बहुत ज्यादा पीने के बाद कुमियो ने फुतोशी को अपने अतीत के कुछ राज बताए। उसने बताया कि वो कुछ डेंजरस क्रिमिनल्स को पैसे ओ करता है और वो उसे ढूंढ रहे हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट था जो कुमियो ने कभी किसी को नहीं बताया था, पर फुतोशी को ये बताकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। फुतोशी ने इस इन्फॉर्मेशन को यूज किया कुमियो को ब्लैकमेल करने के लिए, और उससे कहा कि अगर उसने उनकी बातें नहीं मानी तो वो उसके सीक्रेट्स रिवील कर देगा। नाउ कुमियो वाज हेल्पलेस। उसे अपनी और अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए फुतोशी की बात माननी पड़ी। फुतोशी ने उससे कहा कि वो जंको को लेकर उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है, अपार्टमेंट जहां वो अपनी बेटी अकीरा के साथ रहता था। कुमियो के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, और फिर वो फादर डॉटर अपने ही अपार्टमेंट में प्रिजनर्स बन के रह गए, और वहां शुरू हुए वो हॉरिफाइंग टॉर्चर्स दैट शॉक्ड द होल ऑफ जापान। उनके अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही वो कुमियो और अकीरा से एक दूसरे की चुगलियां करने लगा, ताकि वो बाप बेटी एक दूसरे के ही खिलाफ हो जाएं। उसने कुमियो को रस्सियों से बांध दिया और उसकी बेटी अकीरा को फोर्स किया अपने ही पापा को इलेक्ट्रिक शॉक्स देने के लिए, और अगर वो मना करती तो फुतोशी खुद उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक्स देता। फुतोशी उन दोनों को फोर्स करता आपस में लड़ने के लिए। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में फुतोशी ने अकीरा को फोर्स किया अपने डैड को जितना जोर से हो सके उतना जोर से मारने पर। अकीरा उस समय स्कूल में थी, तो सोचिए ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से उसके दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। फुतोशी और जंको ने उस बाप बेटी की लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। उन दोनों को घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था, उन दोनों को बहुत ही कम खाना दिया जाता, प्लस उन्हें सिर्फ 3 घंटे की ही नींद मिलती, और बाहर जाना तो छोड़ो, उन्हें उनके अपार्टमेंट में भी फ्रीली घूमने की इजाजत नहीं थी। आपको ये जानकर बहुत घिन आएगी कि वो टॉर्चर सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक्स और मारपीट तक ही सीमित नहीं था। फुतोशी ने उस डैड एंड डॉटर को फोर्स किया उसके सामने सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, और जब वो दोनों अनवांटेड सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज थे तो फुतोशी जोर जोर से हंस रहा था और उन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा था। दैट डिस्गस्टिंग एक्ट बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर वाज समहाउ अम्यूजिंग टू हिम। सर्दियों में उन्होंने कुमियो और अकीरा को फोर्स किया बाथरूम में रहने के लिए व्हाइल दे स्प्रेड देम विद कोल्ड वाटर, और अगर उन दोनों में से कोई भी उस बाथरूम में उस टॉर्चर के दौरान खड़ा नहीं रह पाता तो वो उसे फिजिकली अब्यूज करते। उन दोनों को फ्रीली वॉशरूम यूज करना भी अलाउड नहीं था। उन दोनों का टाइम फिक्स था कि कब वो टॉयलेट जाएंगे, और उन दोनों को टॉयलेट सीट यूज करना अलाउड नहीं था। उन्हें कुछ बर्तन दिए हुए थे। ये टॉर्चर इतना आगे बढ़ गया था कि वो कुमियो और अकीरा को फोर्स करता उनके फीसिस कंज्यूम करने के लिए, और वो ये सब डिस्गस्टिंग एक्टिविटीज अपने डिवाइस पर रिकॉर्ड करता। ये अब्यूज लगभग 2 साल तक चलता रहा। 2 साल लगातार ये सहने के बाद कोई भी टूट जाएगा, और 26 फरवरी 1996 इतने टॉर्चर के बाद कुमियो की मौत हो गई एट द एज ऑफ 34। कुमियो के मरने के बाद फुतोशी ने अकीरा को मैनिपुलेट किया ये मानने पर कि उसकी वजह से उसके डैड की जान गई है, और उसने बड़ी चालाकी से अकीरा के हाथों एक कन्फेशन लेटर भी लिखवा लिया। फुतोशी ने अकीरा को कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, तो अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने डैड की बॉडी को डिस्पोज कर दे। उस रात को उन तीनों ने मिलकर कुमियो के बॉडी पार्ट्स को काटा और उन्हें किचन में बॉईल किया, एंड शॉकिंगली उन्होंने बेचारी अकीरा को फोर्स किया अपने डैड के बॉडी पार्ट से बना हुआ सूप पीने पर। उस रात को उनके नेबर्स को उनके अपार्टमेंट से चेनसो की आवाजें और बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, पर फॉर सम रीजन उनमें से किसी ने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद फुतोशी और जंको ने कुमियो के बॉडी पार्ट्स को ले जाकर एक पास के समुद्र में फेंक दिया। इस पूरे इंसिडेंट में अकीरा ने जो कुछ देखा, जो सहन किया, जो उसे करना पड़ा, वो इतना डिस्टर्बिंग था कि पूरी जिंदगी वो उन बुरी यादों को भुला नहीं पाएगी। पर अनफॉर्चुनेटली अभी वो बच्ची और भी डिस्टर्बिंग चीजें देखने और करने वाली थी, क्योंकि कुमियो की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद फुतोशी, जंको और अकीरा उस अपार्टमेंट में रहने लगे, और वो खुद को हाशिमोतो फैमिली के नाम से बुलाते। जहां जंको को घर से बाहर जाना, शॉपिंग
करना अलाउड था, वहीं अकीरा को बिना फुतोशी के बाहर जाना मना था। अब फुतोशी के पास एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां थी जो उसका साथ दे रही थी, तो अब फुतोशी अपने नए विक्टिम की तलाश में निकल पड़ा। इस बार फुतोशी ने अकीरा के डैड कुमियो की एक दोस्त को अप्रोच किया और पिछली विक्टिम की तरह उन्होंने इस औरत को भी कन्विंस कर लिया कि जंको उसकी बहन है और अकीरा उसकी नीस। टाइम के साथ फुतोशी ने इस नई औरत का भी ट्रस्ट गेन कर लिया था और उसने उससे कहा कि वो एक दिन उससे शादी करेगा, और उसकी पहले वाली विक्टिम्स की तरह ये औरत भी उसकी बातों में आ गई। ऑफ कोर्स फुतोशी का उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने उस औरत से लगभग $35,000 निकलवाए। एक दिन फुतोशी ने उस औरत और उस औरत की बेटी को अपने अपार्टमेंट में इनवाइट किया और उसके बाद उसने उन दोनों को 7 महीनों तक कैद करके रखा। फुतोशी ने उस माँ बेटी पर भी वही टॉर्चर्स किए जो उसने कुमियो और अकीरा भी किए थे, पर लकीली एक दिन मौका पाकर वो औरत उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से कूदकर वहां से भाग गई। वो सीधा भागकर पुलिस स्टेशन गई और जब तक पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुंची, फुतोशी, जंको और अकीरा वहां से निकल गए थे। फॉर्चुनेटली वो औरत और उसकी बेटी दोनों सही सलामत थे, पर उस औरत की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अगर इस मूवमेंट पे पुलिस फुतोशी को पकड़ लेती तो फुतोशी अपना अभी तक का सबसे ग्रूसम क्राइम नहीं कर पाता। एवरीथिंग वर्कड आउट इन फेवर ऑफ फुतोशी सो फार। तो फुतोशी को एक नया कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला, नॉट दैट ही नीडेड इट। उसे लगता था कि वो किसी को कुछ भी करने के लिए कन्विंस कर सकता है, उसके पास विक्टिम्स की कमी नहीं थी और अब वो रुकने वाला नहीं था। बट अनलाइक हिम, जंको की अब बस हो गई थी। फुतोशी ने उस पे जो भी जादू किया था अब वो उतरने लगा था। तो अप्रैल 1997 में जंको सुबह सुबह उस अपार्टमेंट से निकली और वापस नहीं लौटी। वो फाइनली फुतोशी के चंगुल से आजाद हो गई थी, पर फुतोशी उसे जाने नहीं दे सकता था। वो अब बहुत कुछ जानती थी। फुतोशी फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने जंको की फैमिली को कॉल्स किए, पर ऑफ कोर्स जंको की मोम शिजुमी ने उसे कुछ नहीं बताया और जंको अपनी मॉम डैड के घर पे थी भी नहीं, वो कहीं और ही छुपी थी। फुतोशी ने शिजुमी को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। उसने कहा कि उसकी बेटी एक मर्डरर है और अगर उसने नहीं बताया कि वो कहाँ है तो वो इस इंफॉर्मेशन के साथ पुलिस स्टेशन चला जाएगा। पर शिजुमी उसके बाकी विक्टिम्स की तरह नहीं थी, उन्होंने उसे फिर भी कुछ नहीं बताया। फुतोशी को जंको कहीं नहीं मिली और अब जंको फुतोशी की कैद में नहीं थी तो उसकी सर की नसें जैसे फटी जा रही थी। तो चालाक फुतोशी ने एक जाल बिछाया। उसने ये बात फैला दी कि उसने खुद की जान ले ली है और उसने खुद का एक फेक फ्यूनरल भी अरेंज करवाया। उसके बाद फुतोशी किसी को कहीं नहीं दिखा तो जंको को ये यकीन हो गया कि फुतोशी सच में मर चुका है। तो उसने चैन की सांस ली और वो अपने पेरेंट्स के पास अपने घर लौट गई और ये जंको की सबसे बड़ी गलती थी। जंको के घर पहुंचने के बाद फुतोशी उसके दरवाजे पर पहुंचा और उसके साथ अकीरा भी थी। जंको की फैमिली ने जब दरवाजा खोला तो उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। फुतोशी वाज बैक फ्रॉम द डेड। उन्होंने फुतोशी से कहा कि वो उसे $4 लाख देंगे अगर वो हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चला जाएगा और उन्हें अकेला छोड़ देगा। फुतोशी ने उनके पैसे तो ले लिए पर वो उनकी जिंदगी से नहीं गया, बल्कि वो अकीरा को लेके उनके ही घर में शिफ्ट हो गया और उसने जंको की पूरी फैमिली को अपना प्रिजनर बना लिया। अब सवाल उठता है, फुतोशी सिर्फ एक आदमी 7 लोगों के परिवार को कैसे कंट्रोल कर सकता है? वेल, फुतोशी की खासियत थी कि वो एटलीस्ट शुरुआत में जोर जबरदस्ती नहीं करता था। वो लोगों को ब्लैकमेल करता, उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट करता, उनके साथ माइंड गेम्स खेलता और समहाउ लोग उसकी बातों में आ जाते, उसकी बातें मानने लगते, उसे फॉलो करने लगते। जंको का ये परिवार जिसमें 7 लोग थे, इनका माइंड फुतोशी ने कंट्रोल कर लिया था। कुछ इस तरह की नॉर्मल हैप्पी फैमिली फुतोशी का एक छोटा सा कल्ट बन गई थी और इस कल्ट में जो चीजें हुई, जो मर्डर्स हुए, वो वाकई में हैरान कर देने वाले थे। फुतोशी और अकीरा के साथ उस घर में फंसी थी जंको और उसके पेरेंट्स शिजुमी और ताकाशिगे, उसकी बहन रेको और रेको का पति काजुया और उन दोनों के बच्चे आया और यूकी। मोस्टली फुतोशी उन सबको बांध कर रखता ताकि वो भाग ना पाए, पर भागना तो दूर, वो पूरी फैमिली स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो गई थी। वो लोग फुतोशी को पसंद करने लगे, दे वर कैप्टिवेटेड बाय हिम। उसने उन सब फैमिली मेंबर्स को साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर लिया था। समहाउ उनके दिमाग के साथ खेलकर फुतोशी ने उनकी लॉयल्टी गेन कर ली थी। अपने पुराने विक्टिम्स की तरह फुतोशी इस फैमिली को भी बहुत कम खाना देता और उन्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना अलाउड था और अगर वो अपना खाना 8 मिनट में खत्म नहीं कर पाते तो फुतोशी अपनी स्टन गन से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स देता। फुतोशी ने उस फैमिली में एक रैंकिंग सिस्टम बनाया जहां हर फैमिली मेंबर को रोज रैंक किया जाता और जिसका रैंक सबसे कम होता उसे सजा दी जाती, टॉर्चर किया जाता। इस रैंकिंग सिस्टम के जरिए फुतोशी ने उन फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे के ही खिलाफ कर दिया था। अब हम आते हैं वापस स्टॉकहोम सिंड्रोम पर। जंको की बहन रेको और उसका हस्बैंड काजुया, वो दोनों फुतोशी को पसंद करने लगे। वो उसे किसी भगवान की तरह ट्रीट करने लगे और मोर लाइक अ मैसेंजर ऑफ गॉड। और शॉकिंग चीज तो ये थी कि फुतोशी ने काजुया के सामने उसकी पत्नी रेको को अपने प्यार के जाल में फंसाया और काजुया ने कुछ भी नहीं किया। वो रेको के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व था और उसके हस्बैंड काजुया को उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
थी। इवन रेको और काजुया के दोनों बच्चे भी फुतोशी को आइडलाइज करने लगे और उसकी सारी बातें मानने लगे। फुतोशी ने ओवर टाइम उन सब फैमिली मेंबर्स के बैंक अकाउंट्स को खाली करवा दिया था, तो अब फुतोशी के लिए वो वैल्यूएबल नहीं थे। 21 दिसंबर 1997 फुतोशी ने जंको को कहा कि उसके डैड का समय अब आ चुका है। 61 साल के ताकाशिगे रस्सियों में बंधे हुए जमीन पर तड़प रहे थे और उनकी बेटी जंको ने उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए तब तक जब तक वो मर नहीं गए। अ वेरी पेनफुल डेथ जिसे देखकर फुतोशी बहुत खुश था। इतना सब कुछ सहने के बाद और अपने हस्बैंड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख शिजुमी अब और सहन नहीं कर पाई। वो पागल हो गई। जनवरी 1998 में शिजुमी ने अजीब आवाजों में बात करना शुरू कर दिया और वो रातों को जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो 20 जनवरी को फुतोशी के कहने पर रेको और काजुया ने शिजुमी का गला घोंटकर उसे मार दिया। शिजुमी रेको की माँ थी और उसने अपनी ही माँ को इतनी बेरहमी से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अब अपनी बहन जंको की तरह वो भी पूरी तरह फुतोशी के कंट्रोल में थी। उस परिवार के दोनों बुजुर्गों की अब मौत हो गई थी, तो उन्हें मैनेज करना फुतोशी के लिए आसान हो गया। शिजुमी के मरने के कुछ हफ्ते बाद फुतोशी ने काजुया को ऑर्डर दिए कि वो अपनी वाइफ रेको को मार दे। ये चीज काफी शॉकिंग थी सिंस फुतोशी रेको के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व था। रेको की 10 साल की बच्ची आया ने अपनी मॉम को जमीन पर पकड़ के रखा और उसके हस्बैंड काजुया ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। इट्स अनबिलीवेबल टू मी कि सिर्फ फुतोशी के कहने पर वो पूरा परिवार इवन बच्चे भी एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं। सिर्फ किसी को ब्लैकमेल करके आप इस हद तक नहीं पहुंच सकते। रेको की मौत के बाद जंको और फुतोशी ने मिलकर काजुया को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उसे कभी बाहर नहीं निकाला। वो लगभग 2 महीने जिंदा रहा टॉयलेट का पानी पीकर और फिर अप्रैल में भूख से मर गया। आई नो इस केस में एक के बाद एक मर्डर्स आते जा रहे हैं, तो वन कैन गेट डिसेंसिटाइज्ड, पर सोचिए वो डेथ्स कितनी डिस्टर्बिंग थी, कितनी पेनफुल रही होंगी। स्ट्रैंगल टू डेथ, इलेक्ट्रोक्यूटेड टू डेथ, स्टार्व टू डेथ, और ये सब उनके बच्चों के लिए कितना ट्रॉमेटिक रहा होगा। अब इस परिवार में जंको की बहन के 2 बच्चे ही बचे थे और फुतोशी ने उन पर भी रहम नहीं किया। फुतोशी ने पहले तो जंको और आया को कहकर 5 साल के यूकी को इलेक्ट्रिक्यूट करवाया और फिर अकीरा को कहकर आया को भी मरवा दिया। एक एक करके इस फैमिली के सारे मेंबर्स खत्म हो गए और जून 1998 तक इस फैमिली में सिर्फ फुतोशी, जंको और अकीरा बचे थे। उन तीनों ने मिलकर उस फैमिली मेंबर्स की बॉडीज को काटा, बॉयल किया और फिर समुद्र और पब्लिक टॉयलेट्स में फेंक दिया। इट्स शॉकिंग कि इतने सारे मर्डर्स के बावजूद पुलिस को जरा भी भनक नहीं थी और फुतोशी ने आगे भी कई लोगों को स्कैम किया। जुलाई 2000 में फुतोशी ने एक और मैरिड वुमेन को कन्विंस किया उसके साथ शादी करके भाग जाने को। अगस्त में उस औरत ने अपने 2 बच्चों को फुतोशी के पास भेजा और फिर फुतोशी ने उन बच्चों के बदले $1,30,000 की डिमांड की। फुतोशी, जंको और अकीरा के क्राइम्स यूं ही चलते रहते अगर 20 जनवरी 2002 को अकीरा घर से ना भागती। 8 साल फुतोशी और जंको की कैद में रहने के बाद अकीरा आजाद थी, पर अनफॉर्चुनेटली इस अटेम्प्ट में फुतोशी ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस अपने अपार्टमेंट में ले गया और उसे पनिश करने के लिए फुतोशी ने अपनी स्टन गन से उसे शॉक्स दिए और जंको ने उस बेचारी के पैर के नाखूनों को एक एक करके खींच के निकाला। इतना क्रूअल टॉर्चर तो वॉर प्रिजनर्स का होता है। 6 मार्च 2002 अकीरा अब 17 साल की थी और वो फिर एक बार अपार्टमेंट से भागने में कामयाब हुई। इस बार वो सीधा भागकर पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया एंड लकीली इस बार पुलिस के आने से पहले फुतोशी और जंको भाग नहीं पाए और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स को 2 छोटे बच्चे भी मिले जो एक दूसरे अपार्टमेंट में लॉक्ड थे एंड सरप्राइजिंगली ये 2 बच्चे फुतोशी और जंको के थे। तो इसका मतलब है इन सारे टॉर्चर्स के दौरान फुतोशी और जंको अपने बच्चों को भी पाल रहे थे एक दूसरे अपार्टमेंट में एंड आई एम ग्लैड कि पुलिस को वो दोनों बच्चे मिल गए, वरना अकेले उस अपार्टमेंट में बंद वो दोनों स्टारवेशन से मर जाते। अकीरा पर ऑब्वियसली कोई भी चार्जेस नहीं लगाए गए, वो एक बच्ची थी, उसने जो कुछ भी किया वो करने पर उसे मजबूर किया गया था और दूसरा कि उसने ही पुलिस को सब कुछ बताया और जंको और फुतोशी को अरेस्ट करवाया। जहां तक कि जंको का सवाल है तो उसे कैद में नहीं रखा गया था, वो अपार्टमेंट से बाहर फ्रीली आ जा सकती थी, पर फिर भी वो कभी पुलिस के पास नहीं गई, सरेंडर नहीं किया और फुतोशी को नहीं पकड़वाया। अरेस्ट होने के बाद जंको ने वो सब कुछ कन्फेस कर लिया जो उसने फुतोशी के साथ किया था, पर फुतोशी ने अपने ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस को डिनाई कर दिया। उसे लगा कि वो जज और जूरी को कन्विंस कर लेगा कि वो इनोसेंट है। 28 सितंबर 2005 फुतोशी और जंको दोनों ही गिल्टी पाए गए और उन दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। उन दोनों ने ही अपील की तो 2007 में जंको को फांसी की जगह उम्र कैद दे दी गई, पर फुतोशी ने जो किया था उसकी सजा सिर्फ मौत थी। द हैंडसम, द कैरिज्मेटिक फुतोशी मात्सुनागा, द माइंड कंट्रोल किलर, आज जेल में है और इंतजार कर रहा है अपनी फांसी का।
अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने थॉट्स ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए गेस्ट के साथ।